दोस्तों, बेंगलोर के कॉल सेंटर में करीब 11:15 बजे 2 लोग आते हैं और 2 लोग पियून से कहते हैं कि उन्हें प्रवीण भटाले से मिलना है। अब पियून थोड़ा सोच के घबरा जाता है कि इतनी रात को किसी से मिलने कैसे कोई आ सकता है, लेकिन तो भी जो 2 शख्स आए हुए रहते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें प्रवीण से मिलना ही मिलना है। अब जैसे तैसे पियून जो होता है वो जाता है 7th फ्लोर में प्रवीण को बुलाने के लिए। प्रवीण से कहता है कि आपसे मिलने 2 लोग आए हुए हैं। प्रवीण भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इस वक्त कौन आए हैं। प्रवीण पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं, तो पियून कहता है कि मैंने उनको वेटिंग रूम में वेट करने को कहा है, आप नीचे आकर के वेटिंग रूम में उनसे मिल लीजिए। अब प्रवीण लिफ्ट में चढ़ता है और नीचे की तरफ आता है और आते ही आते सोचता है कि आखिर इस वक्त कौन मिलने आया हो सकता है, क्योंकि ना ही तो किसी से प्लानिंग की थी मिलने की, ना ही किसी ने उसे कहा है मिलने को, तो आखिर बिना बुलाए कौन आ गया। फिर वो जैसे ही नीचे उतरता है वो देखता है कि 2 शख्स वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं उसका। वो चेहरा देखता है, पहचानने की कोशिश करता है दूर से ही, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है। धीरे धीरे वो वेटिंग रूम की तरफ बढ़ता है और 2 शख्स बैठे हुए रहते हैं। वो अपना हाथ आगे करते हैं हाथ मिलाने के लिए। प्रवीण भी इधर अपना हाथ आगे करता है हाथ मिलाने के लिए, और वो जो 2 शख्स होते हैं वो कहते हैं कि हाय तरुण, कैसे हो, अब तुम्हारा खेल ख़त्म, चलते हैं अहमदाबाद। अब प्रवीण जो है तरुण नाम सुन करके करीब 15 साल बाद वो इस नाम को सुना था। अब तरुण नाम सुन करके उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी 2003 की है। 2003 में केरला के एक परिवार जहाँ पे रहते थे तरुण जन्नराज, उसके माता पिता और उसके बड़े भाई। तरुण के जो फादर थे वो एक कोच थे, जिसके वजह से उनकी पोस्टिंग एक स्टेट से दूसरे स्टेट होती रहती थी। इसी दौरान वो लोग कभी मध्य प्रदेश भी गए, कभी अहमदाबाद भी गए, और फिर इसी दौरान तरुण की शादी की बात चलती है और तरुण की अरेंज मैरिज होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है सजनी। सजनी की फैमिली भी जो है वो केरला की होती है और उनका भी अहमदाबाद में कारोबार होता है। दोनों के अरेंज मैरिज होने के बाद में तरुण हमेशा सजनी से कहता कि जब भी मैं काम के सिलसिले से बाहर जाऊं तो तुम अपने मायके चले जाना, क्योंकि हम लोग जहां रहते हैं ये एरिया सेफ़ नहीं है। एक्चुअली तरुण और सजनी जो है वो एक अलग अपार्टमेंट में रहते थे अपने फैमिली से अलग। तो ऐसा नहीं था कि फैमिली में कुछ अनबन थी, एक्चुअली काम के सिलसिले की वजह से ये लोग अलग अपार्टमेंट लेके रखे थे। तो इसी दौरान जब भी तरुण कहीं काम के सिलसिले में बाहर जाता तो सजनी मायके चली जाती। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब तारीख आता है 14 फरवरी 2003। 14 फरवरी 2003 को जब सजनी अपने मायके से ससुराल लौटती है तो वो घर पहुंच करके अपने बड़ी बहन को फ़ोन करती है और हाय हेलो वगैरह बात करती है। इसी दौरान करीब 2 घंटे बाद, उसी दिन 14 फरवरी 2003 को 2 घंटे बाद तरुण का फ़ोन जाता है सजनी के घर वालों के पास कि सजनी का हालत ख़राब है और वो इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल में है, तो आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। अब फैमिली वाले दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल जाते हैं। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते तो वहाँ पता चलता कि उनकी जो बेटी सजनी है उसका डेथ हो चुका है। अब डॉक्टर वाले कारण बताते हैं कि इसकी जो हत्या हुई है ये गला घोट करके हुई है, दुपट्टा से इसका गला घोटा गया है। अब ये सुन करके फैमिली वाले पूरे हैरान। अब यहाँ तरुण कहता है कि मैंने तो इससे पहले ही कहा था कि तुम अकेले मत रहना, लेकिन अब 14 फरवरी का जो दिन था उस दिन मैं भी आने वाला था, लेकिन ये मेरे से पहले पहुँच गई, जिसके वजह से ये सब हादसा हो गया। अब यहाँ तरुण रो रो के बेहाल हो जाता है। पुलिस भी और ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं कर पाती है तरुण से, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही
रो रहा था। इसके बाद क्या होता है कि सजनी का अंतिम संस्कार होता है और सजनी को जो अग्नि देने वाला जो प्रथा है ये भी तरुण नहीं करता है बल्कि उसके बड़े भाई करते हैं, क्योंकि तरुण का हालत ऐसा नहीं था कि वो अंतिम संस्कार में जा सके, क्योंकि उसका रो रो के बुरा हाल था। बल्कि रो रो के इतना बुरा हाल था कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अब हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद में उसकी इलाज चली। इसी दौरान पुलिस वाले जो है उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर, चोर चक्के जितने भी थे सबकी कुंडली खंगाली, लेकिन उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिली। लेकिन इसी दौरान करीब 48 घंटे बाद यानी कि 16 फरवरी 2003 को तरुण के बड़े भाई जो है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को फ़ोन करके कहते हैं कि तरुण जो है वो हॉस्पिटल से कहीं भाग गया। अब पुलिस का जो शक था सारा घुमा फिरा करके अब तरुण के ऊपर आ जाता है कि आखिर वो भागा क्यों। इसका मतलब कि वही एक प्राइम सस्पेक्ट है। अब उसकी लोकेशन खोजी जाती है लेकिन कहीं भी उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। उसके बाद में उसके माता पिता को हिरासत में लिया जाता है, उसके बड़े भाई को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन कहीं से भी कुछ क्लू नहीं मिलते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, ऑफिसर चेंज पे चेंज होते रहते हैं, साल पे साल बीतता जाता है, लेकिन कहीं से भी कुछ उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। सजनी के फैमिली वाले जो होते हैं, उस वक्त के जो मुख्यमंत्री होते हैं गुजरात के मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको एक पत्र लिखते हैं कि ये जो केस है, सजनी की केस है, इसको ट्रांसफ़र कर दी जाए क्राइम ब्रांच को। फिर पुलिस वाले के पास में एक लेटर आता है सीएम ऑफिस से और केस जो है ट्रांसफ़र हो जाता है क्राइम ब्रांच को। अब क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र होने के बाद भी ये केस उतना ज़्यादा रफ्तार नहीं पकड़ी जितनी पकड़नी चाहिए थी। पुलिस वाले लोग करीब 4000 नंबर को ट्रेस करते हैं और उनकी कॉल डीवीआर मंगवाते हैं, कॉल रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाते हैं कि आखिर कुछ ना कुछ क्लू मिले, जिसमें कि उसके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। लेकिन कुछ उन्हें क्लू मिलता है एक कि तरुण की एक गर्लफ्रेंड थी। अब पुलिस को ये क्लू जब मिलता है, पुलिस उस गर्लफ्रेंड के पास पहुंचती है, उस गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है, तो गर्लफ्रेंड बताती कि हाँ सर, 14 फरवरी के बाद तरुण ने मुझे फ़ोन किया था, उसने मुझे शादी का प्रपोज़ल दिया था, लेकिन तब तक सजनी का मर्डर के बारे में मुझे पता चल गया था और इसीलिए मैंने तरुण से शादी करने को सख्त मना कर दिया। अब पुलिस वाले भी देखते हैं कि ये अपने घर पे ही है इतने सालों से और कहीं गई नहीं है, तो ये प्राइम सस्पेक्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए पुलिस जो है वो इसे क्लीन चिट दे देते हैं। लेकिन फिर भी वक्त बीतता जाता है, 2014 आ जाता है, 2015 आ जाता है, लेकिन कहीं भी कुछ क्लू नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले लोग जो है घूम फिर के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स में ही ज़्यादा ध्यान देती है। फिर 2016 के करीब पुलिस वाले फिर एक बार उसके गर्लफ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस दौरान कुछ फ़ोन वगैरह आया था कि नहीं आया था। तो गर्लफ्रेंड बताती है कि सर उसका तो फ़ोन नहीं आया था, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि तरुण को दिल्ली में कहीं मॉल पे देखा गया है। तो पुलिस वाले जो है वो दिल्ली मूव करते हैं, फिर वहाँ पे पता लगाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ क्लू नहीं मिलती है। फिर वक्त आता है 2018 में क्राइम ब्रांच में एक नए ऑफिसर आते हैं। अब जानते हैं कि जब भी कोई नए ऑफिसर आते हैं तो वो पुराने केसेस को एक बार खंगालते हैं। तो उन ऑफिसर को जो है ये केस दिखाई देता है, सजनी मर्डर केस। तो वो ऑफिसर जो होते हैं वो एक टीम बनाते हैं और एक अपडेट मांगते हैं। अब इसके बाद फिर से कॉल डिटेल जो है वो खंगाली जाती है। इसी दौरान पुलिस वाले को एक नंबर मिलता है उनके माँ के कॉल के रिकॉर्ड्स में, जो कि एक लैंडलाइन नंबर होता है। पुलिस वाले को थोड़ा शक होता है कि आखिर आज के मोबाइल के ज़माने में लैंडलाइन नंबर से कौन फ़ोन कर सकता है
और वो भी इतने सालों में आज तक कभी इनके नंबर में कभी भी कोई लैंडलाइन नंबर नहीं आया है, लैंडलाइन नंबर का कोई कॉल नहीं आया है। तो ये लैंडलाइन नंबर का कॉल कैसे और क्यों आया, वो भी इतना देर तक बात हुआ है। अब पुलिस वाले उस नंबर की जांच करते हैं तो पता चलता है ये नंबर जो है बेंगलोर की एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है ओरेकल प्राइवेट लिमिटेड। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो है वो बेंगलोर पुलिस से कंसल्ट करती है, उन्हें केस के बारे में ब्रीफिंग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें वो उस कंपनी के सारे स्टाफ, सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए। अब बेंगलोर पुलिस जो होती है वो ओरेकल कंपनी के HR को फ़ोन करती है और कहती है कि हमारा एक रूटीन प्रोसेस है, तो आपका एम्प्लॉय का सारे लिस्ट चाहिए। अब ओरेकल की जो HR होती है वो शेयर कर देती है बेंगलोर पुलिस के साथ। अब बेंगलोर पुलिस जो है वो फॉरवर्ड करती है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को। अब पुलिस वाले फिर से वेरीफाई करते हैं कि इसमें कहीं तरुण जन्नाराज का नाम दिख जाए, लेकिन कहीं भी तरुण जन्नाराज का नाम नहीं दिखता है। लेकिन उन्हें एक नाम ज़रूर दिखता है, वो नाम होता है प्रवीण भटाले। अब पुलिस वाले जब ये नाम देखते हैं प्रवीण भटाले, तो उन्हें एक शक टाइप का पैदा होता है कि ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है या कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद में पुलिस वाले को याद आता है कि ये जो नाम है, ये नाम उन्होंने जो तरुण की जो माँ होती है उनके कॉल रिकॉर्ड्स में ये नाम उन्होंने देखा है। अब प्रवीण भटाले के बारे में पता किया जाता है, लेकिन उतना कोई ख़ास सबूत नहीं मिलता है। तो फिर क्या होती है कि एक टीम जो है वो रवाना होती है बेंगलोर उसके फ़ोटो के साथ। वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ लोग जो है वो लोग वेरीफाई कर देते कि हाँ कि ये शख्स जो है वो यहीं काम करता है। हालांकि पुलिस वाले नाम नहीं बताते हैं कि इसका नाम प्रवीण है या तरुण है। पुलिस वाले जस्ट फ़ोटो दिखा करके कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे करके पूछते हैं। अब जब पुलिस वाले को कंफर्म हो जाता है कि ये इसी ऑफिस में काम करता है, तो फिर पुलिस वाले एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो पहुंचते हैं 2018 के एक रात को, जब वक्त होता है 11:15 बजे, और उस ऑफिस के नीचे जाते हैं और वहाँ पियून से कहते हैं कि उन्हें प्रवीण से मिलना है। अब पियून जो है वो प्रवीण उर्फ तरुण को नीचे लेके आता है और पुलिस जो होती है, क्राइम ब्रांच जो होती है, वो तरुण को पकड़ करके अपने साथ में लेके चल जाती है अहमदाबाद। और वहाँ पे उससे पूछताछ किया जाता है। तो पुलिस पूछती है कि तुमने तरुण से प्रवीण कैसे नाम बदला। तो वो कहता है कि सर मैं जब 14 फरवरी के बाद जब मैं हॉस्पिटल गया था, उसके बाद से जब मैं भागा था तो मैं भोपाल गया था और मेरे वहाँ एक दोस्त जिसका नाम प्रवीण भटाले है, उसी का मैंने पासपोर्ट, यहाँ तक कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह का मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया और मैंने अपना फ़ोटो लगा करके उस पर खुद को अपना नाम दिया प्रवीण भटाले। अब इसके बाद पुलिस जो है उसको हिरासत में ले लेती है और वो आज के डेट में हिरासत में है। तो दोस्तों यही रहा आज का इंसिडेंट। आशा करते हैं आपको पसंद आई हो, और ज़्यादा रियल इंसिडेंट को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रियल इंसिडेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।